वन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग ऑलरेडी तीन लेक्चर्स को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से इंट्रोडक्शन देखा था अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमने उसमें देखी थी, जैसे मीनिंग क्या होता है या फिर डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें देखी थी। फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव का क्या रोल रहता है और कौन कौन से फेजेस रहे हैं जब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इवॉल्व हुआ है। नाउ इन दिस लेक्चर वी टू कवर द टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। ओके, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा चैप्टर के, तो इसमें हम लोग जानेंगे कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, किस तरह के सोर्सेस होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइनेंसिंग आर बिजनेस। ठीक है, अभी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस सॉरी फाइनेंसिंग देखते जाएंगे हम लोग। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, अगर वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में रन करना चाहता है या फिर शॉर्ट टर्म में भी सर्वाइव करना चाहता है, तो उसके लिए हमको चाहिए होते हैं फंड्स। अब ये फंड्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कितना फ़ंड चाहिए, राइट? कितना हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्या हमारी रिक्वायरमेंट हमें सिर्फ डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए है? ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए तो फिर हम कौन से टाइप के फंड्स लेते हैं? शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड हो गई है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड हो गई है। और अगर हम लोग आ जाते हैं कि हम लोगों को मतलब हो सकता है कि हैवी एडवर्टीजमेंट या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए चाहिए, तो फिर हमारा जो फाइनेंशियल नीड हो जाएगी वो हो जाएगा मीडियम टर्म। ठीक है, मीडियम टर्म कितना रहता है? अबाउट 1 to 5 years। ठीक है, नेक्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म नीड्स की जब हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म नीड्स कितनी रहती हैं? कितने साल से कितने साल को क्या बोलते हैं? देखो, लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 years। ठीक है, मोर देन 5 years है तो आपका क्या हो गया? ये लॉन्ग टर्म नीड्स हो गया। अभी बिजनेस के जो नीड्स है ना, ये डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे। ठीक है, जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप जो भी रिक्वायरमेंट्स है फिर उसके हिसाब से उनको देखना पड़ता है कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो कि देखनी पड़ती है। सबसे पहले हम उनकी नीड्स देख लेते हैं। तो पहला आपका है लॉन्ग टर्म नीड्स। लॉन्ग टर्म नीड जैसे मैंने आपको बताया मोर देन 5 years। ठीक है, ये फंड्स रहते हैं फॉर मोर देन 5 to 10 years। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फिक्स असेट्स हो गए, आपके प्लांट एंड मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, या फिर ठीक है, या फिर जो हैवी वर्किंग कैपिटल नीड्स हो गई। ठीक है, उसके लिए हम लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड होती है। नेक्स्ट इज मीडियम टर्म। मीडियम टर्म की बात करते हैं इट्स अबाउट 1 to 5 years। ओके, तो जैसे आपकी हैवी एडवर्टीजमेंट हो गई या कुछ हो गई तो आपको किसकी जरूरत पड़ जाती है? मीडियम टर्म की पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म नीड्स। शॉर्ट टर्म नीड्स क्यों चाहिए होता है? देखो, जब शॉर्ट टर्म नीड्स बेसिकली आपके वर्किंग कैपिटल नीड्स होते हैं। ठीक है, जब आपको डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो फंड चाहिए होते हैं, दैट इज योर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, उसमें लेस देन 1 year रहता है एंड ये मेनली किस लिए यूज किया जाता है? फंड को इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए, डेटर्स को पे करने के लिए, या फिर जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके लिए किया जाता है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस पे। जो बेसिक सोर्सेस है, ठीक है, ये सोर्सेस आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे सोर्सेस में भी अगेन दो कैटेगरी करके रखा। पहला आपका एक्सटर्नल सोर्स है और दूसरा इंटरनल सोर्स है। अगर हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं जो कि हो गए आपके शेयर कैपिटल एंड डेट। ठीक है, ये आप बाहर से ले रहे हो। और इंटरनल सोर्स क्या होते हैं? मेनली आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो होता है। अभी रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? देखो, जब भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है ना, ठीक है, जब प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस, तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपना विड्रॉ करके अपना यूज़ कर लेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, या फिर वो चाहें तो अपना रिटेन कर सकते हैं बिजनेस में। उन्होंने कहा नहीं यार, अभी हमारे बिजनेस को ग्रो करने की ज़रूरत है तो हम लोग इसको रिटेन करेंगे। ठीक है, मतलब यही पैसा हम दोबारा बिजनेस में लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज क्या? दिस इज योर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा? इंटरनल सोर्स हो गया। ठीक है, तो यही होती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है मेरा। नेक्स्ट, अगर आप एक्सटर्नल सोर्स जो आप बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स जो आप अपना बिजनेस का नहीं ले रहे हैं, वो बाहर से आउटसोर्स करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके शेयर कैपिटल हो गया, ठीक है, जिसमें आप इक्विटी शेयर्स आपने इशू कर दिए या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, उससे जो फंड आया दैट इज योर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड। ओके,
और सेम डेट और बोरोड फंड्स के लिए हो गया, ये भी बाहर से आपका डिवेंचर हो गया, लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फिर और भी कमर्शियल बैंक से किसी से लिया आपने लोन, ठीक है। बहुत सारे और भी तरीके हैं जहाँ से फंड्स लिया जा सकता है। तो ये सारे आपके आ गए एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आ गए, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज जैसे हमने बात की थी, तो बेसिकली आपका क्या है, रिटेन अर्निंग है, ओके। और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, जो कि आउटसाइडर से आ रहे हैं, ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए, डिवेंचर, लोन हो गए, ओके। अभी अगेन बात करें इन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट, ठीक है। जो मेच्योरिटी रहती है दैट मीन्स कि कब आपको उसको रीपे करना है, ठीक है, रीपे कब करना पड़ेगा उसको, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और उसी हिसाब से आप अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस लेते हैं, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट रही आपको, तो अब आपको शेयर कैपिटल देखने पड़ेंगे, फिर इक्विटी शेयर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है। वैसे आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ कर सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी खुद का पैसा है, तो अब हमारे पास टेंशन नहीं रहेगी ना कि हमको वापस भी करना है, ठीक है। अपन यूज़ कर सकते हैं उसको प्रॉपरली। फिर है डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। लोन्स अगर बैंक से लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, तो अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया तो आप वहाँ से भी मतलब बेसिकली आप वहाँ से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेट फ्रॉम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वहाँ से आपने लोन ले लिया, कमर्शियल बैंक से ले लिया, ठीक है। और वेंचर कैपिटल फंडिंग हो गई या फिर एसेट स्क्रूटनाइजेशन हो गई, ये सब चीज़ें करके आप लॉन्ग टर्म फंड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम टर्म की बात करते हैं। तो मीडियम टर्म में जैसे आपका प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ठीक है। मीडियम टर्म आपको जैसे मैंने अभी बताया था ना, जैसे मीडियम टर्म में ध्यान रखेंगे कि इट्स फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, आपके डिवेंचर या बॉन्ड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। मीडियम टर्म लोन्स हो गए जो कि आपने कमर्शियल बैंक से लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, ठीक है। और लीज फाइनेंसिंग हो गया, हायर परचेस हो गया, यूरो इश्यूज हो गए, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स हो गए। तो ये सारे आपके क्या हो गए, मीडियम टर्म। और शॉर्ट टर्म क्या है, जो कि आपको विद इन 1 ईयर प्रीपे करने पड़ते हैं, ठीक है, विद इन 1 ईयर। इसमें ट्रेड क्रेडिट हो गया, अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए कि, और शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए जो वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए आपने कहीं किसी कमर्शियल बैंक से लिए हों, ठीक है, ले सकते हैं बेसिकली। और वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। तो ये आपके दोनों तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए। ये किसके बेसिस पे था, मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट। अच्छा, इसको याद कर लेना, ठीक है, और एक बार पढ़ेंगे आप रीड करेंगे तो याद हो ही जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस अभी हम देख ही चुके हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पर दो तरह के हो सकते हैं, पहला है ओनर का फंड और दूसरा है बोरोड फंड। अभी ओनर्स फंड जैसे मतलब ये ओनर्स जो फंड रहता है, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ओनर्स के हाथ में रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स इन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बिजनेस है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, अब आप उसको रन तो कर रहे हैं, अब इसमें आपका 100% स्टेक था, ठीक है। अब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई। अब बस दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि आप कहीं से ले लें, ठीक है, दैट इज बोरोड फंड, बोरोड फंड्स। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक ओनर्स फंड इकट्ठे करें, ठीक है। दैट मीन्स आप ये वाले स्टेक में से किसी को 50% इक्विटी देके फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ओनर्स फंड हो गए, मतलब आपने 50% अपना राइट दे दिया दूसरे को, आपका शेयर गया 50%, ठीक है। अब जो 50% शेयर गया ना, यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो कंट्रोल भी है 50% चला गया, ठीक है। और बोरोड जो आप फंड्स ले रहे हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, ओके। सो ओनर्स फंड जैसे कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन अर्निंग हो गई, ठीक है। दूसरा बोरोड में डिवेंचर्स, यहाँ पे आपका किसी भी तरह का आपका जो पावर है वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके पास ही पावर रहेगा, कंट्रोल आपके पास रहेगी, ओनरशिप आपके पास रहेगी, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोन इकट्ठा करते हो, उनका इंटरेस्ट देते हो और उनका प्रिंसिपल पे करते हो, दैट्स इट, ओके। जबकि यहाँ पर आपको अपना क्या करना पड़ता है, शेयर देना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट इज लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगेन आपने लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो भी उसमें भी आपको कुछ ऐसा देना नहीं पड़ता है। फिर है और भी तरह के हो सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले, कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ओन्ड कैपिटल पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ा था क्या था, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। सो ओन्ड कैपिटल क्या होते हैं, वो कैपिटल जो मनी कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स, कौन कर रहा है, ओनर्स। आपको पता है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड द प्रॉफिट री इन्वेस्टेड बैंक इनटू द बिजनेस। तो यहाँ पे दो तरीके की आपने क्या बात करी, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग की। इक्विटी पे आ जाते हैं। सो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इट इज कंसिडर द रिस्क कैपिटल। अब इसे रिस्क कैपिटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं ना, देखो इक्विटी होल्डर्स को जब भी
प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे तब भी उन्हें लास्ट में मिलना है, ठीक है। अगर लिक्विडेशन में चली गई कंपनी तो सबसे ज़्यादा खतरे में कौन रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्योंकि उनको लास्ट में रीपेमेंट होगी किसकी? प्रॉफिट की भी होती है और प्रिंसिपल की भी होती है, ठीक है। इसीलिए ये, क्योंकि ये दोनों खतरे लेते हैं ना, इसलिए इनका नॉर्मली जो प्रॉफिट है ना अच्छा खासा देते हैं कंपनी, ओके। सो यहाँ पे दे आर कंसिडर एज द रिस्क कैपिटल, क्योंकि ये लोग रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ओनर्स की कंट्रोल की बात की जाए तो इनके पास पूरा वोटिंग राइट रहता है एज वेल एज कंट्रोल रहता है ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओनरशिप की बात की जाए, दे आर द रेसिडुअल क्लेम, जो कि मैंने आपको बताया जब लास्ट में जैसे लिक्विडेशन हो रहा है, ठीक है, कंपनी खत्म हो रही है, बाइंडिंग अप हो रहा है, तो उनको सबसे लास्ट में पे किया जाता है, इवन ड्यूरिंग दिस केस की प्रॉफिट देना और प्रिंसिपल के टाइम पे भी कि पूरा अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो वो सब कुछ लास्ट में होता है इनका, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब प्रेफरेंस में क्या होता है, ये लोग इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनका नाम प्रेफरेंस है, ठीक है। इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। अब यहाँ पे कंट्रोल तो इनके पास ज़्यादातर नहीं रहता, बट कुछ केसेस रहते हैं जहाँ पे इनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, ओके। ओनरशिप की बात की जाए तो इनके पास कोई भी एज सच ओनरशिप नहीं रहती, बट इनके पास राइट होता है टू गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलता है बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। लिक्विडेशन का केस होगा तो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को पहले दिया जाएगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके। रिटेन अर्न की बात करें तो आपने अपना ही प्रॉफिट निकाल के वापस बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। ये एक तरह का इंटरनल सोर्स होता है किसका? ऑफ ओन्ड कैपिटल्स, ओके, क्योंकि ये किसका पैसा है? इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर्स, इसलिए इसको ओन्ड कैपिटल बोला जाता है, ओके। अब बोरोड पे आ जाते हैं। बोरोड कैपिटल क्या होता है? जो आपने रेज किया है फ्रॉम द एक्सटर्नल लोन्स, ठीक है, एक्सटर्नल लोन या क्रेडिट से आपने जो रेज किया, दैट इज योर बोरोड कैपिटल। तो ये जो फंड्स होते हैं दे मस्ट बी रीपेड आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद आपको उसको पे करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी बैंक से लोन लिया है, ठीक है, अभी आपने बैंक से लोन लिया फॉर एग्जाम्पल 1 साल के लिए, ठीक है, तो अभी जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा आपको रीपे करना पड़ेगा, आप नहीं रिटेन कर सकते, ठीक है। जबकि ओनर कैपिटल में क्या था, अगर आपने रिटेन्ड अर्निंग रखी हुई है, ठीक है, आपने सोचा था 1 साल में मैं अपना पैसा निकाल लूंगा, अगर आप नहीं भी निकालते तब भी कोई इशू तो नहीं है ना, क्योंकि आपको किसी को पे नहीं करना है। बट बोरोड कैपिटल में क्या होता है, यू हैव टू रीपे बैक, ठीक है, आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इसलिए इससे क्या होता है, एक फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाता है, ओके। जैसे कि इसमें टाइप्स हैं, जैसे आपका हो गया डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो डिवेंचर और जो बॉन्ड्स होते हैं ये तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि बेसिकली आप अपना लोन या फिर किसी भी तरह का डेट उठाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल की बात की जाए तो डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर, उनके पास वो कोई ओनर्स नहीं होते, इसलिए उनके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है, एंड दे ऑल्सो डोंट हैव अ वोटिंग राइट, ओके। ना ही वो किसी भी तरह से मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं। ओनरशिप की बात की जाए, अगेन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ओनरशिप, ओके, बट हाँ उनके पास एक प्रायर क्लेम रहता है। कैसे? देखो प्रॉफिट की बात आती है अगेन बिजनेस में, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा, ओके। उनको कोई मतलब नहीं बिजनेस डूब जाए कुछ भी हो जाए तब भी उनको अपना पैसा वापस चाहिए, ठीक है। सो दे हैव दिस थिंग, क्या प्रायर क्लेम रहता है उनके पास, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले भी जो लोग हैं जिनके पास जो लोग अपना हिस्सा लेके ही रहते हैं वो होते हैं डिवेंचर होल्डर्स, ओके। इनको तो पे करना ही पड़ेगा बिकॉज दीज आर द बोरोड कैपिटल्स, ओके। लोन्स की बात करी जाए तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन ले सकते हैं जो कि डायरेक्ट बोरिंग होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एंटिटीज। इसमें भी अगेन कंट्रोल नहीं रहता है, बट हाँ रिस्ट्रिक्टिव रहता है कि हाउ बिजनेस ऑपरेट्स एंड बट दे डू नॉट होल्ड अ वोटिंग राइट्स, ठीक है, या ओनरशिप किसी भी तरह की नहीं रहती इनके पास। अब हम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देख लेते हैं। पहला क्यूमुलेटिव, जैसे कि इसने नाम से पता चला क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होता जाता है जो डिविडेंड है, ठीक है, इकट्ठा दे देते हैं फिर उनको। नॉन क्यूमुलेटिव, नो राइट्स टू अर्लियर इन डिविडेंड। देखो क्यूमुलेटिव में क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। क्यूमुलेटिव में जैसे 1 साल आपको नहीं डिविडेंड दिया, ठीक है, वॉट एवर इज द रीजन, नहीं दिया तो अभी इकट्ठा हो जाएगा, आपको अगले साल मिलेगा। अगले साल भी नहीं दिया तो 3 साल का इकट्ठा होकर मिल जाएगा, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ नहीं होता है।
रिडीमेबल में रिडीमेबल शुड बी डन, रिडेम्पशन शुड बी डन, ठीक है, उनको मतलब रिडेम्पशन करनी पड़ेगी। पार्टिसिपेटिंग में दे कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस विच रिमेन्स आफ्टर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग और फिर कन्वर्टेबल, मतलब दे हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, ओके। डिवेंचर्स की बात करें तो डिवेंचर्स को भी डिवाइड कर दिया गया है कुछ कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द कन्वर्टेबिलिटी। पहला है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इनको किसी भी तरह से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ओके, यू हैव टू पे देम बैक। नेक्स्ट इज फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, इक्विटी शेयर्स में, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रही होंगी एट द टाइम ऑफ इशू, तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए आप इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में क्या होता है, दे कैरी फीचर्स ऑफ बोथ कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, मतलब इन्वेस्टर्स के बाद हमेशा एडवांटेज रहता है कि हैविंग बोथ द फीचर्स इन वन डिवेंचर, वो कन्वर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दैट्स चॉइस, ओके। अब यहाँ पे और भी टाइप्स हैं डिवेंचर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फीचर्स। पहला है आपका बेयरर, दूसरा है रजिस्टर्ड, मॉर्गेज, सिंपल, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, ठीक है। इनके कुछ फीचर्स जैसे बेयरेबल में क्या होता है, ट्रांसफरेबल लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, रजिस्टर में इंटरेस्ट पेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन, मॉर्गेज वाले में सिक्योर्ड बाय द चार्ज, ठीक है। सिंपल में अनसिक्योर्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा। रिडीमेबल में क्या है, आफ्टर एक सर्टेन पीरियड के बाद उनको रीपे करना पड़ेगा आपको। नॉन रिडीमेबल क्या है, मतलब उसको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओके। अब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सो मेन डिफरेंस देखो, मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ पर होता है। पहला है डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को किसके बाद दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो तुम्हें ये याद रखना है कि प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर्स होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो उनको हर एक चीज़ में प्रेफरेंस रहती है, ठीक है। हर एक चीज़ में मतलब डिविडेंड में भी रहेगी, ठीक है। और उनका जो रेट रहता है फिक्स्ड रहता है डिविडेंड का, ठीक है। और कन्वर्टेबिलिटी उनके पास रहती है, ठीक है। अगर वो कन्वर्टेबल मतलब हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबको करना, बट हाँ कन्वर्ट उनको करा जा सकता है। और वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या है, सबसे पहले उनकी पेमेंट पहले मिलेगी ओवर द इक्विटी डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्योंकि लास्ट में मिलता है तो उनका कोई फिक्स्ड रेट नहीं रहता डिविडेंड का, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स्ड रहता है। कन्वर्टेबिलिटी की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो पहले से इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। वोटिंग राइट्स की बात की जाए तो सारे वोटिंग राइट्स एक के पास रहते हैं, दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो दे फुल्ली एंजॉय द फुल वोटिंग राइट्स। जबकि प्रेफरेंस होल्डर्स की किस्में दे हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, जरूरी नहीं कि उनके पास हमेशा वोटिंग राइट रहे, बट हाँ हो सकता है, ओके। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिवेंचर्स के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले है ओनरशिप, ओके। ओनरशिप की बेसिस पे बात की जाए तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ शेयर्स रहते हैं, जबकि डिवेंचर्स एक तरह का लोन है, ठीक है, विच कैन बी रेज फ्रॉम पब्लिक। पेमेंट की बात करी जाए तो प्रेफरेंस होल्डर्स इंजॉय प्रायोरिटी, ठीक है, ये प्रायोरिटी इंजॉय करते हैं बोथ एट अ डिविडेंड एंड ऑल्सो टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे भी करते हैं और किसके टाइम पर, डिविडेंड के टाइम पे भी करते हैं। नेचर की बात की जाए तो प्रेफरेंस होल्डर्स आर द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, तो इसमें कुछ इक्विटी शेयर्स के भी फीचर्स रहते हैं और किसके फीचर्स रहते हैं, डेट के भी रहते हैं, जैसे कि फिक्स रेट है आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स के कैसे रहते हैं कि इनको आपको पहले रिपेमेंट नहीं करनी पड़ती है, ठीक है, बिफोर द डिवेंचर्स होल्ड, ओके। डिवेंचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगेन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रहता है और ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं फॉर द रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल विद अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ मेच्योरिटी। जैसे हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल, आपको पता है ना क्या होते हैं, ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स वाले उसके लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, ठीक है। सो जब हम बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बॉन्ड्स और डिवेंचर हमको लगता है कि सेम चीज़ है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग एक लोगों की तरह ही इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उठाने के लिए। बट जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है वो है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये नॉर्मली गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, दे इशूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज और अ लार्ज कॉर्पोरेशन। जबकि डिवेंचर्स जो होता है कॉर्पोरेट या फिर कह सकते हैं प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से इनको इशू करते हैं।
यहाँ पे कुछ टाइप्स के हम बॉन्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, नाम से आपको जैसे पता चल रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको दे डू नॉट पे अ रेगुलर इंटरेस्ट, यहाँ पे कोई भी रेगुलर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। बट ये जो बॉन्ड्स होता है इनको इशू किया जाता है एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल इनकी 1 लाख की वैल्यू है, ठीक है, बट मार्केट में इसको इशू करा गया तब उसको 90,000 का बेचा गया था, ठीक है। और क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो यही इंटरेस्ट ही होता है जो डिफरेंस होता है बिटवीन द लो परचेस प्राइस एंड द फुल पैक वैल्यू पेड बैक एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड की तरह होते हैं, बट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की फेस वैल्यू थी जो कि सोल्ड की गई है फॉर 10,000 टूडे, आज 10,000 की बेची गई है, और ये जो है को रिडीम किया जाएगा आफ्टर 20 ईयर्स। सोचो 20 ईयर्स, आज के दिन 10,000 की है तो 20 साल बाद आपको रिडीम करके मिलेगा, ठीक है। तो इनका जो यूज़ होता है ये होता है कि ये इनको यूज़ किया जाता है फॉर फंडिंग द प्रोजेक्ट विद द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होता है, ये होल्डर को राइट दे देता है बेसिकली द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डेट इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। मसाला बॉन्ड्स पर आ जाता है। तो मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये इंडियन रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं इशूड टू ओवरसी इन्वेस्टर। जो ओवरसी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इशू किया जाता है। एंड द फीचर इज दैट द करेंसी रिस्क इज बॉर्न बाय द इन्वेस्टर नॉट द इंडियन इशूर। ओके, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पर आ जाओ। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑन दीज बॉन्ड्स आर नॉट फिक्स्ड। इन पर कोई फिक्स्ड नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन द बेंचमार्क, लाइक बैंक रेट क्या रही है जो भी सेट किया जाता है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। ओके, अब जाते हैं और कहाँ से लोन लिया जा सकता है, ठीक है, और सोर्स ऑफ फाइनेंस कर सकते हैं। एक हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है। तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से लोन लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि IFCI हो गया, ठीक है, SFCs हो गए, IDBI हो गया, NIDC हो गया, ठीक है। इनमें से कुछ याद कर लेना जो आपके एग्जाम में काम आ जाएंगे। बाकी ये है इंटरनेशनल, ओके, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हो गए। तो ये यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट ईयर लिखी हुई है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ईयर तो आपको सेम लिखनी पड़ेगी, बट हाँ यहाँ से आप देख के याद कर सकते हैं। ओके, बाकी इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, ठीक है। और अगेन मैं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भी आगे के लेक्चर्स आते रहेंगे। ओके।